नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के पास एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया और कहा कि वे समाज की सफल होंगे जो शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद जसूरे जो मुकदमों की सुनवाई आज वाराणसी के 2 अलग अलग कोर्ट में होगी। पहला केस ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या किसी अन्य वैज्ञानिक पद्धति से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जांच करने की मांग से संबंधित है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा? बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने बयान प्लान। लालच में नीतीश चले गए लालू के साथ। फ्लाईओवर का शिलान्यास किया, सीएम ने किया 6 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास। 15 माह में सिग्नल फ्री होगा आनंद विहार अप्सरा बॉर्डर। सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में से जुड़ा है मामला। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद के पास एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया और कहा कि वे समाज में सफल होंगे जो शिक्षा कर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यह शैक्षिक परिसर जरूरतमंद छात्रों को समय विकास के लिए सुविधाएं मुहैया कराएगा। छात्रों के पास मोदी शैक्षणिक संकुल की स्थापना मोटवनी की मोदी समाज द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जोर देना चाहता हूं कि शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले समाज सफल होंगे। युवाओं के लिए शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना सफलता के मुख्य तरीकों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालांकि हमारे लोगों को देर हो चुकी है, लेकिन हम सही रास्ते पर हैं। बता दें कि मोदी रविवार से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि अधिक संख्या में युवा चिकित्सा, इंजीनियरिंग और ऐसे अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साथ ही मैं कौशल विकास के महत्व पर भी जोर देना चाहता हूं। भविष्य में अगर किसी छात्र के पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन कुछ कौशल है तो वह पर्याप्त होगा। अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो हमें उसे कुछ कौशल सिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐसे जाति के लिए अच्छी उपलब्धि है जिसकी संख्या कम है और जिसके सदस्य ज्यादातर मध्यम वर्ग के हैं। आदि अनंत भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित नव्य एवं भव्य श्री महाकाल लोक देश को समर्पित करेंगे। पूरी दुनिया में बसे सनातन धर्मावलंबियों को लिए राह यह आस्था, श्रद्धा व गौरव का पल होगा। लोकार्पण के समारोह के लिए उज्जैन में अप्रतिम सज्जा की गई है। केदारनाथ में नवनिर्माण, काशी विश्वनाथ में परिसर के विस्तार व सोमनाथ में नव्य निर्माण के बाद महाकालेश्वर मंदिर चौथा ज्योतिर्लिंग है। यह कायाकल्प किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार यानी कि आज शाम 5:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। सर्वप्रथम महाकाल मंदिर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद श्री महाकाल लोक का अवलोकन कर लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में गायक कैलाश खेर द्वारा लिखा व गाया गया महाकाल गान भी लोकार्पित किया जाएगा। खेर यहाँ प्रस्तुति भी देंगे। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्मित महाकाल लोक का अवलोकन व लोकार्पण करेंगे उस समय प्रदोष काल रहेगा। प्रदोष काल होने से यह समय सभी दोषों से मुक्त होगा। इस समय शिव नाम मूर्त रहेगा। यह समय इसलिए भी चुना गया है क्योंकि लोकार्पण के समय शुक्र की महादशा होगी तथा शुक्र की कन्या राशि में बुध के साथ युति होगी। यह मुहूर्त आने वाले कालखंड में श्री महाकाल लोक व उज्जैन में पर्यटक व रोजगार भी बढ़ाएगा। शिवनगरी उज्जैनी को महोत्सव के लिए सिंहस्थ यानी कि कुंभ मेले जैसे सजाया गया है। महाकाल मंदिर में उजास किया जा रहा है। अन्य मंदिरों में भी भगवान के नए वस्त्र धारण करवाए गए हैं। मोक्षदायिनी नदी मां शिप्रा स्थित रामघाट सहित अन्य घाटों का रंग रोगान व रोशनी से श्रृंगार किया गया है। जगह जगह त्रिशूल, डमरू सहित महादेव के अन्य प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े 2 मुकदमों की सुनवाई आज वाराणसी के 2 अलग अलग कोर्ट में होगी।
पहला केस ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या किसी अन्य वैज्ञानिक पद्धति से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जांच करने की मांग से संबंधित है। दूसरा केस की ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा पाठ की मांग से अधिकार से संबंधित है। पहले केस की सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में होगी। वहीं दूसरे केस की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट में होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने में एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की कार्रवाई के दौरान बीती 16 मई को पत्थर की ठोस संरचना मिली थी। माशुंगार घोरी केस की वादिनी महिलाओं सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी और राखी सिंह का दावा है कि वह पत्थर प्राचीन शिवलिंग है। वादिन महिलाओं ने कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर उसकी और इसके इर्द गिर्द के एरिया की कार्बन डेटिंग या किसी अन्य वैज्ञानिक पद्धति से जांच की मांग की है, ताकि यह पता लग सके कि शिवलिंग कितना पुराना है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो सके कि वह कितना लंबा और चौड़ा है और उसका अर्थ कितना गहरा है। इस पर जवाब देने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से बीती 7 अक्टूबर को कोर्ट से लंबा समय मांगा गया था। जिला जज की कोर्ट ने कहा था कि 11 अक्टूबर को मसाजिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद वह अपना आदेश सुनाएगी। प्रदेश में हो रही अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदेश के 17 जिलों के 944 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण इन जिलों की 8.43 लाख जनसंख्या प्रभावित है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार गंगा नदी, बदायूं, शारदा नदी लखीमपुर खीरी, सरयू बबई नदी बरहारिच, घाघरा नदी बाराबंकी, अयोध्या व बलिया, राप्ती नदी श्रावस्ती, बलरामपुर व गोरखपुर और क्वाडो गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोंडा में बिहुसी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है और गोंडा बलरामपुर मुख्य मार्ग पर आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक गोंडा, कहनलगंज और तारबगंज तहसील में बाढ़ से 13,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। गोंडा जिले में 24 बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। बलरामपुर जिले के शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और कई शहरी इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए राज्य मुख्यालय से राष्ट्रीय आपदा राहत बल यानी कि NDRF की अतिरिक्त टीम मांगी है। बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती जिलों में कई हजार एकड़ धान की फसल नष्ट हो गई है। साथ ही खेत में जल भराव के कारण आलू की नई फसल पर भी असर पड़ा है। जदयू की पूर्व विधायक गुड्डी चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश चौधरी और लोकपा प्रत्याशी रहे अजय कुशवाहा, प्रमोद प्रियदर्शी समेत बड़ी संख्या में जदयू और लोजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इन नेताओं का स्वागत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि मैं जदयू के उन सभी लोगों का भाजपा में आने की अपील करता हूं, जिन्होंने जंगलराज से बिहार को बाहर लाने के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि जंगलराज से लड़ाई में भाजपा और जदयू के लोगों ने साथ में लाठियां और गोलियां खाई हैं। आज लालच में नीतीश कुमार चले गए, लेकिन उन्हें रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनना पसंद होगा। अन्य कार्यकर्ता आज भी जंगलराज की लड़ाई को भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में भी जदयू में अब कोई रास्ता नहीं बचा। 2025 में नीतीश कुमार को आश्रम जाना है। उन्होंने घोषणा की कि भाजपा लोकसभा चुनाव में सभी 40 तथा विधानसभा में सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उन्हें जयप्रकाश नारायण के नाम से डर लगने लगा है। पहली बार उनकी पुण्यतिथि मनाई और अब जन्मतिथि पर नागालैंड जा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के लगातार 12वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनके अलावा अन्य किसी ने नामांकन नहीं किया था। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही लालू यादव भाजपा पर हमलावर हुए और कहा कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा। जो कोई साथ नहीं आएगा, देश उसे माफ नहीं करेगा। दिल्ली में आरजेडी की बैठक के दौरान लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे।
साथ ही में मोदी सरकार को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा ने पूरे देश में पूरे समाज को सांप्रदायिक बना दिया है। लालू ने कहा कि तमाम राजनीतिक दल को एकजुट होना होगा। अगर कोई साथ नहीं आता तो उसे देश माफ नहीं करेगा। हम सभी को एक करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो सीबीआई का छापा शुरू हो जाता है, कभी ईडी की छापेमारी करा दी जाती है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को 82 साल की उम्र में निधन हो गया। मुलायम सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। लालू यादव ने मुलायम सिंह को याद करते हुए कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने सदन को लड़ाकू बनाया। आरएसएस के सिद्धांत को देश में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने से महंगाई चरम पर है, हम लोग परेशान हैं। मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे मुरई के तरह। हमको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। इसीलिए दिल्ली में आइए महाधिवेशन बुलाया गया आप लोगों को। फिर हम लोग अलग अलग राज्यों में भी बनाएंगे और इनको नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे मुरई के तरह। सभी साथी लोगों को आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर के बीच लगने वाला भारी जाम अगले 15 माह के में खत्म हो जाएगा। इस मार्ग को सिग्नल की फ्री बनाने के लिए सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर के बीच 4 लेन का फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इस फ्लाईओवर को बनने के बाद यहां से गुजरने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने 300 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर 1500 से 2000 करोड़ में बना तो देखा है, लेकिन 300 करोड़ का फ्लाईओवर 250 करोड़ में बनते पहली बार देखा है। अभी तक पूर्वी दिल्ली को विकास के वंचित रखा गया था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद यह सौतेला व्यवहार बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद है कि दिल्ली की सड़कों को जाम व प्रदूषण मुक्त बनाना, साथ ही इन्हें खूबसूरत बनाया जा रहा है। सड़कों को जाम मुक्त बनाने के लिए तहत 77 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां सुबह शाम जाम लगता रहे, जिसे खत्म करने के लिए अलग अलग प्लान बना रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, विधायक एसके बग्गा, कुलदीप कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देवी देवताओं को अपमानित करने का मामला दिल्ली की राजनीति में गर्म गया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम ने अपने मंत्री पद से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अंबेडकर भवन में एक कार्यक्रम के दौरान देवी देवताओं को अपमानित करने के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राजेंद्र पाल गौतम को नोटिस भी जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए मंगलवार यानी आज बुलाया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा देवी देवताओं को अपमानित करने को लेकर नई दिल्ली जिले के डीसीपी को शिकायत दी थी, जिसे पुलिस मुख्यालय भेजा गया था। इस पर कानूनी राय लेने के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर बता दें कि 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन करोल बाग में रानी झांसी रोड स्थित अम्बेडकर भवन में राजेंद्र पाल गौतम की उपस्थिति में एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, लेकिन इस दौरान राजेंद्र पाल गौतम के साथ अन्य लोगों ने शपथ भी ली कि वे देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। राजेंद्र पाल गौतम की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडियम पर प्रसारित हुआ था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में, पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा। पता है बहुत डर गया था मैं,
तुम दोनों अकेले थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हाँ? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर से अपनी सुरक्षा की मांग तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी ने आज सुबह सुबह एक बार फिर से छापेमारी की। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया है। मीणा ने कहा कि पायलट यदि स्वाभिमानी है तो उन्हें जवाब देना चाहिए और कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बारिश से राहत के आसार अभी नहीं दिख रहे। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए आज फिर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 2 मेंबर्स ने सर्कुलेशन से जजों की चयन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। कॉलेजियम के सदस्यों ने इसे लेकर बयान जारी किया है। सदस्यों का कहना है कि सर्कुलेशन मेथड के जजों की नियुक्ति ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की निचली अदालत को आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट के प्रधान जिला एवं सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को दूसरे न्यायाधीश के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली ईडी की याचिका को अनुमति दे दी थी। इसके बाद इस मामले में विशेष न्यायाधीश विकास ढल को स्थानांतरित कर दिया गया। पहले मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने की थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI ने सत्येंद्र जैन पर मुकदमा दर्ज किया था। दर्ज मुकदमे के आधार पर ईडी ने 2017 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत जैन एवं अन्य 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबंधित 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तमान निदेशालय यानी कि ईडी की याचिकाओं पर मंगलवार यानी कि आज सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत हो गया। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति SR भट्ट की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि यह मामला न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कल सुनवाई के लिए आएगा। हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को देशमुख को ईडी द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी थी। इसमें कहा गया था कि उनके परिवार के ट्रस्ट के खाते में क्रेडिट के 2 घटक अपराध की आय नहीं थे। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि ईडी इसे शीर्ष अदालत में चुनौती देगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर तक आदेश पर रोक लगा दी थी। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीणा ने कहा कि पायलट यदि स्वाभिमानी है तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट को पक्ष लेते हुए गहलोत पर जमकर बरसे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ड्रामेबाज भी बताया। किरोड़ी मीणा ने कहा कि कांग्रेस से सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा और गद्दार कर रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट को आत्मचिंतन की जरूरत है। ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए।
पायलट को अपने और पूर्वी राजस्थान के हित में कोई न कोई फैसला लेना चाहिए। सचिन पायलट खुद निर्णय करे कि वह आप में जाएंगे या भाजपा और बसपा को अपनाएंगे या फिर खुद की नई पार्टी बनाएंगे। राजस्थान में सियासी ड्रामे को लेकर सांसद मीणा ने गहलोत सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता सैंडविच बन चुकी है, प्रशासन बेलगाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद का लोभ नहीं होने की बात करते हैं, लेकिन 1 साल के सीएम बने रहने के लिए पूरा ड्रामा भी उन्होंने ही किया है। बिना मुख्यमंत्री की शहद से शांति धारीवाल इतना बोल नहीं सकते थे। महेश जोशी व्हिप जारी कर शांति धारीवाल के घर बैठक नहीं बुला सकते थे। इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास बढ़ चढ़कर बयानबाजी नहीं कर सकते थे। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का रविवार को निधन हो गया। शर्मा चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उन्होंने शनिवार को तबियत बिगड़ने पर जयपुर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शर्मा ने रविवार की सुबह 7:35 पर अंतिम सांस ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवरलाल शर्मा 2018 में 7वीं बार विधायक बने थे। 17 अप्रैल 1945 में सरदार नगर के जैतसीसर गांव में जन्मे भंवरलाल शर्मा 1985 में पहली बार विधायक बने थे। वे 1990 में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। वे विधानसभा में उप मुख्य सचेतक भी रह चुके थे। भंवरलाल शर्मा की ब्राह्मण समाज में अच्छी खासी पैठ थी। उनके निधन से चूरू में शोक की लहर है। सीएम अशोक गहलोत ने विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरदार शहर चूरू से कांग्रेस विधायक श्री भंवरलाल शर्मा के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। काफी समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर मैं उनके परिवारजनों के संपर्क में था। कल रात अनुसार अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से जानकारी ली और परिवार से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह 2022 की नीलामी की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। स्मृति चिन्ह को यह नीलामी अब 12 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में यह जानकारी दी गई है। संस्कृति मंत्रालय के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि यह उन कई विशेष उपहारों में से एक है जो मुझे वर्षों से मिले हैं। लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए स्मृति चिन्हों की नीलामी को 12 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते में अशुद्धियों और जेब खर्च में कमी का दावा करने वाली खबरों का खंडन करते हुए इसे भ्रामक और गलत बताया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस खबर को भ्रामक बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों में विशेष रूप से जेब खर्च में कमी के दावों में त्रुटियां का सुझाव देने वाली समाचार रिपोर्ट भ्रामक और गलत है। एनएचए देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए व्यय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि 2018 और 19 के एनएचए अनुमान में आउट ऑफ पैकेज खर्च में कमी दिखाई है, जो नागरिकों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसके डेटा को एक निजी भारतीय विश्वविद्यालय में काम कर रहे स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के एक विशेषज्ञ द्वारा गलत कहना ठीक नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि ओपी के सूचना का मुख्य स्रोत 2017-18 के एनएसओ डेटा पर आधारित था, जबकि पिछले अनुमान 2024 पर आधारित थे। सरकार ने कहा कि वे 71वें और 75वें दौर से दोनों सर्वेक्षण की तुलना सुनिश्चित करने और घरों के चयन के लिए एक ही नमूने के डिजाइन का उपयोग किया गया। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि साल 2017 और 18 का डेटा एक साल के सर्वेक्षण पर आधारित था, जबकि 2014 का डेटा 6 महीने की अवधि का था। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने मुकदमे में 2 और धाराएं जोड़ी हैं। अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित सबक बनाने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था। इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में जब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 356 का यानी कि गलत निगाह रखना और संबंध बनाने को कहना धारा जोड़ी है। 3 आरोपियों पौधी जिला में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है। 18 सितंबर को अंकिता के वनका रिजोर्ट में गायब होने की शिकायत पर
राजस्व पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अंकिता जब नहीं मिली तो मामले का रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने 22 सितंबर को मामले में रिसोर्ट के मालिक पुलकित और 2 मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि उन्हें अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस मुकदमे में हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य छुपाना की धाराएं जोड़ी थी। मामले में अंकिता और उसके दोस्त के बीच बातचीत का एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। इसमें उससे दोस्तों को बताया गया कि पुलकित उस पर ग्राहकों को संबंध बनाने के लिए कहता था। एक मेहमान भी वहां पर आया था और नशे की हालत में गले भी लगाया था। इस मेहमान ने भी उस पर संबंध बनाने का दबाव डाला। यही नहीं, अंकिता के दोस्त बयान में भी अब आया है कि एक दिन पुलकित ने भी अंकिता से संबंध बनाने की कोशिश की। इन सब बयानों को और साक्ष्य पर एसआईटी के मुकदमे में आईपीसी 356 क और देह व्यापार अधिनियम की धारा जोड़ी दी है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कई साक्ष्यों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। लैब से साक्ष्यों की जांच जल्द करने को कहा गया है ताकि मुकदमे में जल्दी चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल शुरू किया जा सके। कुछ वस्तुओं को केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है। इसके लिए पत्राचार किया जा रहा है और जल्दी पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए। भाजपा नेता टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गुमनाम चिट्ठियों को हड़कंप मच गया है। इसका खुलासा होते ही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की टीम हिसार पहुंच गई है। हालांकि सीबीआई की टीम परिवार के से लोगों से मिल रही है। सीबीआई ने आज रिंकू और वतन ढाका से मुलाकात की और चिट्ठियां हासिल की। इसके बाद शाम 5 बजे से सीबीआई की टीम सोनाली को ढंडूर फार्म पर पहुंच गई है, जहां पर सोनाली की माता सीबीआई से पूछताछ कर रही है। गुमनाम चिट्ठी में सोनाली के मर्डर के पीछे सत्ता पक्ष के हिस्सा फतेहाबाद और टोहाना के बड़े नेताओं के नाम लिखे हैं। चिट्ठी लिखने वालों ने दावा किया है कि पीएस सुधीर सांगवान को सोनाली के मर्डर के लिए 10 करोड़ दिए गए। वह तो केवल एक मोहरा था। इसमें दावा किया गया है कि सोनाली के मर्डर की पूरी साजिश हरियाणा के नेताओं ने रची। वह सोनाली की वजह से राजनीतिक करियर बर्बाद होने से बहुत डरे हुए थे। आदमपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर गुरुवार को यह चिट्ठियां वायरल होनी शुरू हो गई। यह तब वायरल हो रही है जब आदमपुर उपचुनाव के लिए पार्टियां टिकट के दावेदार खोज रही है और नेता दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में इन चिट्ठियों की सत्यता पर संदेह होना स्वाभाविक है। गोवा में इसी साल 22 और 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की अचानक मौत हुई। सोनाली फोगाट के परिवार ने पीएस सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह पर हत्या के आरोप भी लगाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के निशान और ड्रग्स की ओवरडोज मिली, जिसके बाद गोवा पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया। परिवार की मांग पर गोवा सरकार ने केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम हिसार आकर सोनाली फोगाट के परिजनों से मिली। इसके बाद अभी तक जांच जारी है। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं खबरों को रफ्तार से। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया। पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया। चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival। बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। सुनो, तेल वेल सब खत्म हो गया। अरे संडे तक तो चलाओ यार। संडे क्यों? क्यों संडे? हर काम संडे। चेक करो डील शेयर ऐप। डील शेयर ऐप पर मिलते हैं इंडिया के सारे टॉप ब्रांड्स और हजारों लोकल ब्रांड्स भी। यहाँ बेस्ट क्वालिटी आइटम्स पर शहर में सबसे सस्ते डील्स पा सकते हैं, वो भी हर घंटे। और तो और फ्री डिलीवरी, डेली कैशबैक एंड कॉन्टेस्ट भी। अरे मान गया बाबा, लो अभी ऑर्डर करता हूँ ना। अरे ये क्या है? हाँ, मैंने तो कल ही ऑर्डर कर दिया था। अभी गूगल प्ले स्टोर से डील शेयर ऐप डाउनलोड करें और हर दिन बेहतरीन डील्स का फायदा उठाएं। डील शेयर, आपकी ऑनलाइन दुकान। समाजवादी पार्टी के संस्थापक तथा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा।
अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सेफई में 3 बजे होगा। 82 वर्ष की आयु में सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने इस दुनिया को अलविदा दे दिया। सपा नेता के अंतिम दर्शन के लिए कई दिग्गज पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी के भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इटावा के सेफई में मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन किए। उन्होंने मुलायम के पार्थिव देह का अंतिम दर्शन किया और श्रद्धांजलि दी। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह तथा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी आकार सपा के नेता को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके छत्तीसगढ़ समकक्ष भूपेश बघेल समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुलायम सिंह यादव को अंतिम संस्कार में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। गौरतलब है कि खड़गे पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वह पार्टी के आधिकारिक नेता के रूप में शामिल नहीं होंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी और प्रियंका शामिल होंगे या नहीं। मुलायम यादव के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। सीएम नीतीश कुमार बुधवार को मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव जाएंगे। वहीं मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सेफई जाएंगे। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर मेदांता से सेफई ले जाया गया है, जहां मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक प्रकट किए और लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। वे बड़े समाजवादी नेता थे। वे देश के रक्षा मंत्री भी थे। वे गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रभावी आवाजों में से एक थे। नीतीश कुमार ने एक और ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश एवं देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान का हमेशा याद किया जाएगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मुलायम सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया और ट्वीट किया, आदरणीय नेताजी सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन पर गहरा शोक और संवेदना व्यक्त करता हूँ। वे एक कुशल प्रशासक, प्रख्यात समाजवादी एवं लोकप्रिय राजनेता थे। उनके निधन से देश के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपूरणीय क्षति हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जयंती पर 11 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं। अमित शाह लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सितंबर 11 आ रहे हैं। पहले उनके पटना के रास्ते छपरा आने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब वह 11 अक्टूबर को सीधे बनारस से सितंबर 11 आएंगे और यहीं से वापस बनारस लौट जाएंगे। इससे पहले 23 और 24 सितंबर को अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। तब उन्होंने किशनगंज में पार्टी नेताओं से कहा था कि हर बार बिहार आएंगे, जरूरत पड़ी तो माह में 2 बार भी आएंगे और अब 20 दिनों के भीतर वह दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से तीखा प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी की हालत ऐसी हो गई है कि नरेंद्र मोदी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए और देश के युवा MBA करके बैठे हैं। मजबूरन उन्हें चाय बेचनी पड़ रही है। दरअसल मौका था दिल्ली के तारकटोला स्टेडियम में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD को 2 दिवसीय सम्मेलन दूसरे दिन का। इस दौरान राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। तेजस्वी ने कहा कि देश के युवाओं की हालत खराब है। MBA पास बेरोजगार बैठे हैं, चाय बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आए। इसके साथ ही लालू प्रसाद ने यह भी कहा कि जो भी दल साथ नहीं आए तो उन्हें जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा अब धीरे धीरे उसके राजनीतिक साथियों की साथ मिलने लगा है। खबर है कि राघव नेता शरद पवार महाराष्ट्र में राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। यह यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस राघव ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था।
राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। कांग्रेस के कई नेता यात्रा के दौरान 3,500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। वहीं राहुल गांधी ने तो तुमकुर जिले के पोचकट्टे से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 32वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह कर देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने कहा कि ये युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसा कि आज युवा हमारे देश का भविष्य है। वे नफरत नहीं प्रेम चाहते हैं। वे रोजगार चाहते हैं ताकि अपना और अपने परिवार का और देश का भविष्य उज्जवल बना सके। कुछ राजनीतिक दल नफरत की राजनीति के लिए उन्हें बेरोजगार देखना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 32वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह कर देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा में रविवार को राहुल के साथ वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया और पार्टी के प्रदेश समिति के अध्यक्ष DK शिव कुमार भी मौजूद थे। अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने कहा कि ये युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसा कि आज हमारे देश का भविष्य है। वे नफरत नहीं प्रेम चाहते हैं। वे रोजगार चाहते हैं ताकि अपना, अपने परिवार और देश का भविष्य उज्जवल बना सके। कुछ राजनीतिक दल नफरत की राजनीति के लिए बेरोजगार देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जेल में यातना से भरी दोहरी उम्र कैद काटी, जबकि कांग्रेस के नेता कैद के दौरान आराम से समय बिताते। इंद्रेश ने राहुल गांधी से सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन मिलने की बात का जवाब देते हुए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अब और मंदिर को नहीं तोड़ा जा सकता। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से बिहार में भी लोग गहरे महत्व हैं। मुलायम सिंह यादव के दोस्त और रिश्तेदार राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उनके निधन पर बड़ी बात कही। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान भी सामने आए। बिहार सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। बिहार के बड़े राजनेताओं में लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को समाजवादी वट वृक्ष बताया। लालू ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह के निधन की खबर से वे काफी मर्माहत हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश की राजनीति में एवं वंचितों को अग्रिम पंक्ति में लाने में मुलायम सिंह यादव का अतुलनीय योगदान रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सोमवार को दिलचस्प वाकया हो गया। वह जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने देश का पीएम कैसा हो ऐसा नारा लगा दिया। इसके बाद नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। उन्होंने क्या कहा ये हम आगे बताएं। दरअसल नीतीश कुमार ने साप्ताहिक सोमवारी जनता दरबार में आम लोगों की शिकायतें सुनी और इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी शिकायतें जारी थी। एक शख्स ने शिकायत की कि कुछ दिनों उसकी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका को तौर पर काम किया, बाद में उन्हें हटा दिया गया। जनता दरबार के दौरान ही एक शख्स देश का पीएम कैसा हो, नीतीश भैया जैसा हो ऐसा नारा लगाने लगा और यह देखकर नीतीश कुमार मुस्कुराने लगे। उन्होंने हाथ उठाकर उस शख्स को रुकने का इशारा किया। मुस्कुराते हुए बोले, एक से बढ़कर एक आ जाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक एक कर लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। इन मामलों में मुख्यमंत्री ने खुद ही संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर शिकायत के निदान का निर्देश दिया। नौकरी की सुरक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक व्यापक आव्रजन कानून की आवश्यकता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद यह बात कही। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि विजयन जो अपने कुछ कैबिनेट सहयोगियों के साथ यूरोप के दौरे पर हैं।
रविवार को जारी सीएमओ के बयान के अनुसार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद विजयन ने कहा कि नौकरी की सुरक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाने वालों के कल्याण के लिए एक व्यापक आव्रजन कानून आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी को विदेश भेजने की राज्य सरकार की नीति नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य यहाँ के विकास के माध्यम से एक नया केरल बनाना है। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य राज्य में शिक्षा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना और केरल को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाना है। बयान के अनुसार उन्होंने केरल के औद्योगिक क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अनिवासी भारतीयों के विचार और समर्थन की भी मांग की। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार बाहर गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। यह घटना फ्लोरिडा के टंपा की है। फायरिंग की घटना 9 अक्टूबर तड़के लगभग 3 बजे हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि लाउंज के भीतर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद यह हुआ है। टांपा पुलिस ने जारी बयान में कहा कि 9 अक्टूबर को तड़के 3 बजे से पहले पुलिस को LIT सिंगार एंड मार्टिन लाउंज से पास से गोलीबारी की रिपोर्ट मिली। अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। जारी बयान में कहा गया है कि इस घटना में 6 लोगों को गोली लगी है, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि लाउंज के भीतर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद इन दोनों पक्षों को लाउंज से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन विवाद बढ़ने पर इनमें से एक संदिग्ध अपने वाहन से बंदूक लेकर आया और उसने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि इस मामले पर चश्मदीदों को बयान लिए जा रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस प्रमुख मैरी ओकनर ने कहा कि यह एक तरह की बेतुकी हिंसा है। कोई कारण नहीं है कि क्यों किसी शख्स के बारे में विवाद को लेकर अपनी जान गंवानी पड़ी। हम इस केस को फॉलो अप कर रहे हैं। चंपा पुलिस ने आमजन से संदिग्धों की पहचान से जुड़ी कोई भी जानकारी होने पर पुलिस से संपर्क करने को कहा है। रविवार की शाम लाहौरी गेट फराश खाना इलाके में एक पुराना 2 मंजिला मकान अचानक से ढका। वहीं दमकल विभाग को जानकारी मिली कि कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। इसके बाद दमकल विभाग NDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। NDRF ने कुल 9 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अन्य 3 लोगों की अब इस हादसे में मौत हो चुकी है। रविवार की शाम दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। फराश खाना इलाके में एक पुराना 2 मंजिला मकान ढका। शाम करीब 7:20 के आसपास दमकल विभाग को मकान गिरने के साथ ही कई लोगों के दबे होने की भी सूचना मिली। दमकल विभाग की कई टीमें और NDRF में एक दस्ते को मौके पर बुलाया था। इसके बाद तेजी से घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन कई लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। रात भर NDRF द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और काफी मलबे को हटाने के बाद 2 शव को बाहर निकाला गया, जो इसी घर के सदस्य बताए जा रहे हैं। मृतक लोगों की संख्या कुल 3 है, जिसमें से 4 साल की मासूम बच्ची खुशी भी है। परिवार के सदस्य ने बताया कि तकरीबन 7:40 के आसपास एक हादसे की जानकारी उनको मिली थी और रात में उनकी माता जी और उनके मौसा जी के शव को मलबे के अंदर से बाहर निकाला था। पंजाब के मोहाली एयरपोर्ट रोड पर बने रहे मोहाली सिटी सेंटर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। यह अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की एक शोरूम थी, जो मजदूर घायल थे। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। मलबे के नीचे कुल 8 मजदूर दब गए थे। हालांकि उनको बाहर निकालने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। रूपनगर रेंज पुलिस ने ट्वीट किया। DIG रूपनगर रेंज ने व्यक्तिगत रूप से मोहाली सिटी सेंटर की इमारत ढकने के रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। 2 शव और 2 घायलों को निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच शुरू की गई। पुलिस ने मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इधर दिल्ली के लाहौरी गेट के पास रविवार शाम 2 मंजिला इमारत के ढह जाने के बाद एक छोटी बच्ची की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे हुई इस घटना में 4 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 10 लोगों को भर्ती कराया गया है।
जिनमें से लड़की की मौत हो गई है। 2 और व्यक्तियों के बचाव के साथ इमारत से रेस्क्यू करने वालों की कुल संख्या 11 हो गई है। राजस्थान में मुझे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी के स्मृति चिन्हों की होगी नीलामी, 12 अक्टूबर को होगी नीलामी, पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने मुकदमे में 2 और धाराएं जोड़ी है। अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कहा था। सरकारों के जवाब मांगा कि पिछले साल राज्य और राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरा भाषण देने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में मिसाइल हमले किए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और दिल्ली सरकारों से जवाब मांगा है कि पिछले साल राज्य में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरा भाषण देने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने पीठ के कार्यकर्ता तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई पारित किया। अपनी याचिका में कार्यकर्ता गांधी ने नफरत फैलाने वाले भाषणों और लीचिंग को रोकने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि इस स्तर पर वह अवमानना याचिका पर नोटिस जारी नहीं कर रही है, बल्कि केवल उत्तराखंड और दिल्ली से जवाब मांग रही है कि धर्म सांसद में दिए गए अभद्र भाषा के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड और दिल्ली दोनों हलफनामे दाखिल करेंगे और तथ्यात्मक स्थिति और की गई कार्रवाई के बारे में भी बताएंगे। पीठ ने यह भी कहा है कि नवनियुक्त अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने हाल ही में कार्यभार संभाला है और इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कुछ समय भी लग सकता है। गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता शातान फरसाद ने कहा कि वह अवमानना याचिका की प्रति उत्तराखंड और दिल्ली के स्थायी वकीलों को देंगे। उन्होंने कहा कि गांधी तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ 2018 के फैसले में याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिसमें नफरत भरे भाषणों और लीचिंग को रोकने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे। फरसाद ने कहा कि तुषार गांधी ने उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी में धर्म संसद में अभद्र भाषा की घटनाओं के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि याचिका दायर करने के बाद अभद्र भाषा देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 7 अन्य को पुलिस ने छुआ तक नहीं था। पीठ ने उत्तराखंड और दिल्ली से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। याचिका में कहा गया कि घटनाओं के तुरंत बाद भाषण उपलब्ध कराए गए और सार्वजनिक डोमेन में थे, लेकिन फिर भी उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। याचिका में आरोप लगाया गया कि उत्तराखंड के हरिद्वार में पिछले साल 17 और 19 दिसंबर तक और दिल्ली में पिछले साल 19 दिसंबर को आयोजित धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और अवैध खनन मामले में सोमवार को आरोपी जी जनार्दन रेड्डी को बेटी से मुलाकात करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा बेल्लेरी जिले का दौरा करने के साथ साथ 6 नवंबर 2022 तक रहने की भी अनुमति दी गई है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने विशेष अदालत को दैनिक आधार पर मुकदमे की सुनवाई करने तथा 9 नवंबर 2022 से 6 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया। अदालत ने रेड्डी को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक बेल्लारी से बाहर रहने का भी आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई में देरी करने की रेड्डी की ओर से किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाए। करोड़ों रुपए के अवैध खनन में आरोपी रेड्डी 2015 से जमानत पर बाहर है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उन पर कई शर्तें लगाई थी, जिसमें उन्हें कर्नाटक के बेल्लारी तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कडपा का दौरा करने से रोकना शामिल है। रेड्डी ने अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए बेल्लारी जाने की अनुमति मांगी थी। उनकी बेटी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने 5 सितंबर 2011 को रेड्डी तथा उनके रिश्तेदार बीवी श्रीनिवास रेड्डी को बेल्लारी से गिरफ्तार किया था। श्रीनिवास रेड्डी ओबलापुरम माइनिंग कंपनी ओएमसी के प्रबंध निदेशक हैं। इस कंपनी पर खनन पट्टी के सीमांकन को बदलने तथा बेल्लारी आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन का आरोप है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में मिसाइल हमले किया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस ने उन पर कुल 84 मिसाइलें दागी, जिससे कई नागरिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन में हुई इस हिंसा पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन में बड़ी हिंसा पर भारत चिंतित है, खासतौर पर जिस तरह से वहां नागरिकों की मौत हुई है और नागरिक इलाकों में मिसाइल हमला हुआ। भारत ने दोहराया कि हिंसा किसी के हक में नहीं है। हिंसा खत्म कर सभी पक्षों को बातचीत और कूटनीति के रास्तों पर आना चाहिए। भारत शांति के सभी प्रयासों को समर्थन और सहायता के लिए तैयार है। इस संकट की शुरुआत से भारत कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यूएन चार्टर और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के सिद्धांत से संचालित होगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि हर देश को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। यूक्रेन में भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन में हमले की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि यूक्रेन में और उसके भीतर कहीं भी गैर जरूरी यात्रा से बचे। भारतीय दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी ने कहा कि यूक्रेन में रह रहे भारतीय सरकार और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सूचना और सुरक्षा दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करें। भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे दूतावास को यूक्रेन में अपनी उपस्थिति की स्थिति के बारे में सूचित करें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर दूतावास उन तक पहुंच सके। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों पर भीषण हमले किए हैं। कीव पर कम से कम 4 मिसाइल दागी गई हैं। साथ ही अन्य यूक्रेनी शहरों पर भी रूसी मिसाइल हमले हुए हैं। पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले के कारण बेसमेंट में सुरक्षा के लिए पहुंचे बच्चे यूक्रेन का राष्ट्रगान गा रहे हैं। खबरों में आ रहा है कि कीव में 8 नागरिकों की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हुए हैं। इस हमले में के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि देश भर के शहरों में कई हमलों में लोगों की मौत होने की सूचना है और कई लोग घायल भी हुए हैं। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वालेरी जालुनजी ने कहा कि यूक्रेन पर सुबह से 75 रॉकेट दागे गए, उनमें से 41 हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए, जबकि यूक्रेन की राजधानी कीव पर सोमवार की सुबह कम से कम 4 मिसाइलें गिरने की खबर है। इससे पहले जापोरिजा और बंदरगाह शहर की माइकोलाइव पर रूस ने मिसाइलों से हमला किया था। बताया जा रहा है कि सुबह यूक्रेन में हुए हमलों के बाद हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है, जबकि यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र लीव में ऊर्जा सुविधाओं से सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर रूस ने मिसाइल हमले किए। यूक्रेन में शहरों पर रूस के मिसाइल हमलों को व्यापक रूप से व्लादिमीर पुतिन की क्रीमिया के पुल पर रहे हुए विस्फोटक की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। जंग में अपने हो रहे नुकसान को रोकने में असमर्थ पुतिन ने शायद अब आम यूक्रेनी जनता को आतंकित करने और मारने का रास्ता चुना है। रूस 7 महीने पहले पुरानी जंग में हो रही अपनी हार को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हुए घातक विस्फोट के लिए मॉस्को ने यूक्रेन को दोषी ठहराया था। इसके लिए एक दिन बाद यूक्रेन के शहर पर भीषण मिसाइल हमले शुरू किए गए। बात करते हैं कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर से अपनी सुरक्षा की मांग तेज कर दी है। घाटी में पीएम पैकेज के तहत नौकरी कर रहे कर्मचारियों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग खुद को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। मई और जून में कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग के चलते कश्मीर पंडित पलायन कर जम्मू पहुंचे थे। 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन अभी भी वो अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि जब तक हमें सुरक्षित माहौल नहीं मिलता, हम घर वापस नहीं जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 से 5 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। शाह के दौरे से कश्मीर पंडितों काफी उम्मीद थी।
उन्हें लग रहा था कि गृह मंत्री उनकी समस्या समझेंगे और घर वापसी की व्यवस्था करेंगे। वहीं साकेत संबोधन में कश्मीरी पंडित की परेशानी का जिक्र भी न होने से वे नाराज हैं। मई और जून में घाटी में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को निशान बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में कश्मीरी पंडितों ने सरकार से सुरक्षा मांग की। इस पर कई इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ाई गई, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर हमले कम नहीं हुए। टारगेट किलिंग के खौफ में 2 जून की रात कई इलाकों में 90% कश्मीरी पंडितों ने घर छोड़ दिया। पिछले 4 महीने से कश्मीरी पंडित जम्मू में सरकार से अपनी नौकरी और जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक मेहनत से काम करते हैं, लेकिन एक डर लगा रहता है कि आज घर वापस जा पाएंगे या नहीं जाएंगे। हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है। दोनों दलों के बीच पिछले कुछ दिनों में अंदरूनी कलह चल रही है, जिसके बाद जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला खुलकर सामने आए। उन्होंने आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टरों में जजपा नेताओं को फोटो न होने पर कड़ी आपत्ति जताई। इसको लेकर जजपा ने दिल्ली में संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी। हालांकि वह इस पर कोई फैसला नहीं ले सके। इस बार में कल भी जजपा नेताओं का मंथन होगा। कुलदीप बिश्नोई के पोस्टर पैनल पर जेजेपी नेताओं के फोटो न होने पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इसे देखकर मुझे हैरानी होती है। हम राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप हमेशा बोलती रहती है कि हमें गठबंधन को और आगे बढ़ाना है। ऐसा उपचुनाव हो और उसके बाद भी जेजेपी के किसी वरिष्ठ नेता की फोटो न हो, यह रवैया काफी चौंकाने वाला है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी का अपना एक मजबूत आधार है। अभी तक राज्य में पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें वह पड़े वोटों में वह आधार भी दिखाई देता है। महासचिव ने कहा कि आने वाले चुनाव में भी वह आधार व्यर्थ नहीं जाएगा। जेजेपी यहाँ है, वह आधार वहीं दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी ने आज सुबह एक बार फिर से छापेमारी की। इस बार ईडी ने राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ कारोबारियों के घर पर भी छापेमारी की है, जिसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर पहले आईटी की रेड भी पड़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में इस बार ईडी ने दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और महासमुंद सहित कई जगहों पर छापा मारा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री बघेल, ओएसडी सौम्या चौरसिया एवं माइनिंग हेड जेपी मौर्य के रायपुर स्थित आवास पर, रायगढ़ के गांजा चौक निवासी नवनीत तिवारी, सीए सुनील अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे से इन सभी के घर ईडी दर्जन भर टीम के साथ रेड कर रही है। बता दें कि इससे पहले आईटी और ईडी द्वारा मुख्यमंत्री की ओएसडी सौम्या चौरसिया, कलेक्टर रानू साहू, सूर्यकांत कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया के घर से बड़ी मात्रा में लगभग 200 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति सामने आई थी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।